आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एंट्रापी एवं स्वतः प्रवर्तिता। तो एंट्रापी एवं स्वतः प्रवर्तिता आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलेंगे एंट्रापी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है एक स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है। यानी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है, तो वो जिस दिशा में जा रही है उस दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है, यानी इंड्यूस्ड होती है, मतलब क्यों चलती है उस दिशा में। आइए हम एक ऐसी स्थिति का अध्ययन करें जिसमें डेल्टा H इक्वल टू 0 अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभिक्रिया या प्रक्रम स्वतः प्रेरित है। यानी डेल्टा H 0 है, यानी एंथैल्पी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभिक्रिया या प्रक्रम स्वतः प्रेरित है। जैसे कह रहा है कि हम एक बंद पात्र जो परिवेश से विलगित यानी आइसोलेटेड है में दो गैसों को विसरित करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब हमने बताया था कि जो अंदर चीजें हैं, मान लीजिए एक डिब्बा ले लें, उसमें कुछ भर दें अंदर और ढक्कन बंद कर दें, और उससे बाहर और अंदर ना द्रव्यमान आ जा सके और ना ऊष्मा आ जा सके उसकी सतह से। यानी जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। तो अंदर से न द्रव्यमान ऊष्मा बाहर आ सके, न बाहर का अंदर जा सके, तो उसे विलगित या आइसोलेटेड निकाय कहते हैं। तो वही कह रहा है कि हम एक बंद पात्र जो परिवेश से विलगित है में दो गैसें विसरित करते हैं। विसरित मतलब कि डिफ्यूजन। लेट अस कंसीडर डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इनटू ईच अदर इन ए क्लोज्ड कंटेनर which is isolated from the surrounding as shown in figure 5.11। तो 5.11 में फिगर दिया गया है, उसी के हिसाब से कह रहा है कि हम इसको जो है आइसोलेटेड सिस्टम में दो गैसों को आपस में विसरित यानी डिफ्यूज करते हैं। अब देखिए, विसरण यानी डिफ्यूजन के बारे में आप लोग जान भी लीजिए कि विसरण या डिफ्यूजन है क्या। तो जैसे एक कमरे में सेंट की जो शीशी होती है, सेंट जिसमें महकने वाला सेंट भरा रहता है, उसके ढक्कन को खोल दो तो पूरे कमरे में वो सेंट की महक आ जाती है। तो पूरे कमरे में जो हवा भरी है वो सेंट की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो भरी हुई हवा हमारी क्या हुई, विलायक यानी सॉल्वेंट। और जो शीशी में हमारे सेंट भरी हुई है वो क्या हुई, विले यानी सॉल्यूट। तो विले के अणुओं का चल करके विलायक में मिल जाना विसरण कहलाता है। तो विले के अणु अगर चल करके विलायक में मिलते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। तो यही कह रहा है कि हम एक बंद पात्र जो परिवेश से विलगित यानी आइसोलेटेड है में दो गैसों को विसरित करते हैं, जैसा चित्र 6.11 में दर्शाया गया है। अब देखिए, ये हमने नई वाली बुक डाउनलोड की है, तो इसमें 6वां चैप्टर है, पुरानी वाली में 5वां है, तो इसलिए उसमें 5.11 लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये चित्र देख लेते हैं कहाँ बना हुआ है। ये देखिए बना हुआ है दो गैसों का विसरण। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये बंद, बीच में कोई रुकावट लगी हुई है, एक गैस इधर है एक गैस इधर। अब देखिए रुकावट हटा दी है तो दोनों गैसें आपस में मिल गई। इस गैस के परमाणु इसमें, उस गैस के इसमें आ गए, परमाणु हो या अणु जो भी हो, तो ये आपस में मिल गए। तो इसको देखते हैं। और देखिए ये विलगित निकाय है। विलगित का मतलब आइसोलेटेड, यानी ये बाहर का जो वातावरण है, परिवेश है, इससे न ऊष्मा और न द्रव्यमान का कोई इसमें जो है आपस में संचालन नहीं हो रहा।
तो कह रहा है कि दो गैसें A एवं B जिन्हें क्रमशः काले एवं श्वेत बिंदुओं से दर्शाया गया है तथा एक विभाजक से पृथक किया है। जैसा चित्र में हमने देखा कि काले रंग के जो बिंदु हैं वो दूसरी गैस है और श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के जो है वो दूसरी गैस है। चित्र 6.11 का में दिखाया गया है कि एक विभाजक द्वारा पृथक है, यानी बीच में एक प्लेट लगी है कि आपस में मिल न जाए। जब विभाजक हटाया जाता है, चित्र 6.11 का जैसा हमने देखा, तब गैसें आपस में विसरित होने लगती हैं। तो गैसें क्या होती हैं? आपस में विसरित होने लगती हैं। कुछ समय पश्चात विसरण पूर्ण हो जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये गैसें आपस में मिल जाती हैं। अब हम इस प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या। तो विसरण से पूर्व यदि हम बाईं ओर के हिस्से से गैस के अणुओं को निकालें तो निश्चित रूप से ये गैस ए के होंगे। ठीक, बाईं तरफ, क्योंकि गैस ए है हमारी। ये बाईं तरफ ए है, दाईं तरफ ये बी है। अब देखिए कह रहा है कि इसी प्रकार यदि हम दाईं ओर के हिस्से से अणु निकालें तो ये गैस बी के होंगे। अब देखिए अगर दाईं तरफ से निकालना चाहते हैं तो दाईं तरफ ये है तो बी है, ये इधर वाला ए है, इधर वाला बी है। अब कह रहा है कि परंतु यदि विभाजक हटाने के बाद अणु निकाले जाएं तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि निकाला गया अणु गैस ए का है या बी का है। अब देखिए जब ये हम विभाजक हटा देंगे, बीच की प्लेट हटा देंगे, तो ये आपस में मिल जाएंगे। काले और सफ़ेद रंग के अणु वाली गैसें आपस में मिल जाएंगी। तो अणु निकालेंगे, चाहे दाएं बाएं कहीं से निकालें, तो पता नहीं, काला भी आ सकता है, सफ़ेद भी आ सकता है। तो वही कह रहा है कि निश्चित नहीं है कि काले अणु है कि सफ़ेद अणु है। हम यह कह सकते हैं कि निकाय कम प्रायुक्त या अधिक अव्यवस्थित हो गया है। तो देखिए पहले जब प्लेट थी तो क्या था कि ए और बी गैसें आपस में एक दूसरे से अलग थे। अब क्या हो गया कि ये गैसें जो है आपस में मिल चुकी हैं। तो मिलने के बाद की स्थिति दूसरी हो गई। तो पहले गैसें आपस में अलग अलग थीं, अब ये आपस में अणु मिल गए, यानी दोनों अणु अव्यवस्थित हो गए। पहले व्यवस्थित ढंग से थे, अब अव्यवस्थित हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें अव्यवस्था बढ़ गई है। तो अब इस बात को समझिएगा, कह रहा है कि हम यह कह सकते हैं कि निकाय कम प्रागुक्त या अधिक अव्यवस्थित हो गया है। कह रहा है द सिस्टम हैज बिकम लेस प्रेडिक्टेबल और मोर कायोटिक। मतलब ज्यादा व्यवस्थित हो गया है, या यूं कहें कि लेस प्रेडिक्टेबल हो गया है, कम प्रागुक्त हो गया है। मतलब अब जो है उसकी स्थिति ऐसी है कि प्रागुक्तता घट गई है, प्रेडिक्टेबिलिटी, और क्वाटिक ज्यादा हो गया है, यानी अव्यवस्थित ज्यादा हो गया है। तो कह रहा है अब हम दूसरी अवधारणा बनाते हैं। अब दूसरी अवधारणा की बात क्या हो रहा है कि एक विलगित निकाय में निकाय की ऊर्जा में हमेशा अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वतः प्रवर्तिता की एक कसौटी हो सकती है। तो कह रहा है कि एक विलगित निकाय ले लिया जाए, आइसोलेटेड, जिससे निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान ना होता हो, तो उसमें क्या है कि हमेशा अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। उसकी प्रवृत्ति ही है अधिक अव्यवस्थित होने की। यह स्वतः परिवर्तिता की एक कसौटी हो सकती है, यानी ये स्वयं अपने आप ऐसा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ हम एक अन्य ऊष्मागतिकी फलन की बात करेंगे जिसे एंट्रॉपी कहते हैं। उपरोक्त अव्यवस्था एंट्रॉपी की अभिव्यक्ति है। तो जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ज्यादा एंट्रॉपी होगी, यानी एंट्रॉपी का मतलब अव्यवस्था है। तो जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ही ज्यादा हमारे सिस्टम की एंट्रॉपी होगी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक मानसिक दृश्य बनाने के लिए एक व्यक्ति सोच सकता है कि एंट्रॉपी किसी निकाय में अव्यवस्था का मापन है, जैसा हमने अभी आपको बताया। अब देखिए कह रहा है कि एक विलगित निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी उतनी ही अधिक उसकी एंट्रॉपी होगी। आइसोलेटेड निकाय, ध्यान दीजिए, एक विलगित निकाय की बात हो रही है, तो निकाय विलगित हो तभी ये बात करेंगे कि अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी एंट्रॉपी उतनी ही होगी। विलगित निकाय, ध्यान दीजिए, इनको हाइलाइटर रखिए, अलग से हाईलाइट कर लिया करिए, एक हाइलाइटर से अलग से हाईलाइट कर लिया करिए, इससे तो दिखाई ही नहीं देगा, तो इसको हाईलाइट कर लिया करिए। जहां तक एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न है, एंट्रॉपी परिवर्तन परमाणुओं अथवा आयनों के एक पैटर्न यानी अभिक्रियक में से दूसरे उत्पाद में पुनः व्यवस्थित होना है। तो अभिक्रिया से उत्पाद में जो अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था है, तो उसके व्यवस्थित होना एक प्रकार से एंट्रॉपी है। इसको फिर पढ़ें। कह रहा है जहां तक एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न है, एंट्रॉपी परिवर्तन परमाणुओं अथवा आयनों, परमाणु अथवा आयनों के एक पैटर्न है, यानी जो अभिक्रियक है वो जो उत्पाद में दूसरे पैटर्न में बदल रहे हैं, तो एंट्रॉपी परिवर्तन परमाणु अथवा अणुओं के एक पैटर्न यानी अभिक्रियक में से दूसरे पैटर्न यानी उत्पाद में पुनः व्यवस्थित होना है। अब देखिए, यदि उत्पादों की संरचना अभिक्रियकों की संरचना से अधिक अव्यवस्थित होगी तो एंट्रॉपी में परिणामतः वृद्धि होगी। अव्यवस्था क्योंकि उत्पादों की संरचना अभिक्रियकों की संरचना से अधिक अव्यवस्थित होगी, तो कहेंगे कि एंट्रॉपी में परिणामतः वृद्धि होगी। एक रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रॉपी में गुणात्मक परिवर्तन अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की संरचना के आधार पर अनुमानित किया जाता है। तो जाहिर बात है कि संरचना से हम अनुमानित कर रहे हैं, तो अगर अभिक्रिया से उत्पाद में अव्यवस्था बढ़ेगी तो कहेंगे कि एंट्रॉपी बढ़ गई। संरचना में अनियमितता के घटने का अर्थ है एंट्रॉपी का बढ़ना। अगर संरचना में नियमितता घट रही है तो उसका मतलब है कि एंट्रॉपी बढ़ रही है। एक पदार्थ के लिए ठोस अथवा न्यूनतम एंट्रॉपी सर्वाधिक नियमित की व्यवस्था है, जबकि गैस अवस्था अत्यधिक एंट्रॉपी की अवस्था है। तो जैसे ठोस है तो ठोस के अणु सबसे पास पास हैं और शांत हैं, तो ठोस की एंट्रॉपी सबसे कम है, और गैस में सबसे ज्यादा अणुओं का बिखराव है, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, तो गैस की एंट्रॉपी सबसे अधिकतम है क्योंकि इसमें अव्यवस्था है। ठोस वाला सर्वाधिक नियमित है, यानी उसमें व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिए कि एंट्रॉपी का मतलब क्या है, अव्यवस्था। जितनी ज्यादा अव्यवस्था बढ़ेगी उतनी ज्यादा एंट्रॉपी बढ़ेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम एंट्रॉपी को मात्रात्मक यानी क्वांटिफाई रूप देते हैं। अब क्या है कि अणुओं में ऊर्जा के वितरण से अव्यवस्था की गणना करने के लिए एक विधि सांख्यिकी है जो इस पुस्तक की सीमा से परे है। मतलब वो इस पुस्तक में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरी विधि अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों से जोड़ने की विधि है, जो एंट्रॉपी को ऊष्मागतिकी फलन बनाती है। अन्य ऊष्मागतिकी फलनों जैसे आंतरिक ऊर्जा U या एंथैल्पी H की तरह एंट्रॉपी भी एक ऊष्मागतिकी अवस्था फलन है। वो डेल्टा S प्रक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि
अन्य ऊष्मक फलनों जैसे ऊष्मागतिकी है, एंथैल्पी है, इन्हीं की तरह एक एंट्रॉपी भी अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर सिर्फ निर्भर करेगा, वो अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि वो डेल्टा एस प्रक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तब यह आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देती है। तो ध्यान दीजिए कि जायज़ सी बात है कि जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा का मतलब ही है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और जब किसी चीज़ को ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा लेकर के उसके अणु गति करने लगते हैं, यानी अव्यवस्था बढ़ जाती है। इस प्रकार ऊष्मा निकाय में अव्यवस्था बढ़ाने का प्रभाव रखती है। तो ऊष्मा निकाय में अव्यवस्था बढ़ाने का प्रभाव रखती है, ये पता चला। आप देखिए क्या है, क्या हम डेल्टा एस को क्यू से संबंधित कर सकते हैं? कर शब्द हटा नहीं है, तो क्या हम डेल्टा एस को क्यू से संबंधित कर सकते हैं? अनुभव दर्शाता है कि ऊर्जा का वितरण उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर ऊष्मा दी जाती है। तो ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि अभी तक जो पढ़ाई की गई उस अनुभव से यह पता चलता है कि ऊर्जा का वितरण उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर ऊष्मा दी गई। तो टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंड करेगा कि ऊष्मा दी गई है जिस ताप पर, तो ऊर्जा का वितरण उसी पर निर्भर करेगा। एक उच्च ताप के निकाय में निम्न ताप के निकाय की तुलना में अधिक अव्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि ताप एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी अव्यवस्था उतनी ज़्यादा होगी। जिसका ताप ज़्यादा है इसका मतलब उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि किसी निकाय का ताप उसके कणों की नियमित गति का मापन है। जो ताप दिया जाता है वो नियमित गति का मापन है। निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई उतनी ही ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है। तो ये कह रहा है कि किसी निकाय का ताप उसके कणों की अनियमित गति का मापन है। ताप मतलब अनियमित गति, मतलब गति करने लगता है ताप में, वो नियमित नहीं होती है। तो निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, अगर हम निम्न ताप पर किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो कह रहा है निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई उतनी ही ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है। अब देखिए, इससे कह रहा है कि इससे पता चलता है कि एंट्रॉपी परिवर्तन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब निम्न ताप है तो अव्यवस्था ज़्यादा है, निम्न ताप पर ऊष्मा दी जा रही है। अगर उच्च ताप पर दी जा रही है तो अव्यवस्था कम है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं कि इससे पता चलता है कि एंट्रॉपी परिवर्तन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, जब निम्न ताप है तो निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है। तो इसका मतलब निम्न ताप में अव्यवस्था ज़्यादा है, उच्च ताप में कम है। यानी ताप बढ़ने पर उच्च ताप में ऊष्मा दी जाती है तो अव्यवस्था कम है, निम्न ताप में ज़्यादा है। तो निम्न उच्च, निम्न में ज़्यादा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ये अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए हम डेल्टा एस को क्यू एवं ताप टी से इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं। तो उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। रिवर्सिबल का मतलब दोनों तरफ रिएक्शन चलती है, उत्पाद से
अभिकारक भी बन सकता है, अभिकारक से उत्पाद भी, दोनों तरफ, बीच में दोनों तरफ का तीर लगता है, तो उसको जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, यानी ताप के व्युत्क्रमानुपाती और ऊष्मा के समानुपाती। किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए निकाय एवं परिवेश का कुल एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस टोटल निम्नलिखित द्वारा दिया जा सकता है, निम्नलिखित समीकरण द्वारा। तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है किसी स्वतः प्रवर्तित, यानी ये अपने आप परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए ये बात की जा रही है। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, तो उसके लिए हम ये बातें कर रहे हैं। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसको ध्यान देना है कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम मतलब अपने आप चल रहा। तो यहां पर देखिए, जैसा हमने देखा कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती, इससे पता चलता है कि एंट्रॉपी परिवर्तन देखिए ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिखा है एंट्रॉपी परिवर्तन। तो ये ताप टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है, ऊष्मा के समानुपाती है। जितनी ज्यादा ऊष्मा होगी अव्यवस्था उतनी ज्यादा होगी, लेकिन जितने कम ताप से कम ताप होगा तो अव्यवस्था ज्यादा होगी, यानी कम टेम्परेचर से जब बढ़ाएंगे, ऊष्मा देंगे तो ज्यादा अव्यवस्था होगी, ये कहने का मतलब। तो ये हो गया हमारा स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0 होता है जब एक निकाय साम्यावस्था में हो। इसको भी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब एक निकाय साम्यावस्था में हो तो एंट्रॉपी अधिकतम होती है एवं एंट्रॉपी में परिवर्तन डेल्टा एस इक्वल टू 0 होता है। इसको ध्यान दीजिए। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब एक निकाय साम्य अवस्था में हो, यानी इक्विलिब्रियम में हो, यानी उत्पाद से अभिकारक बन रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद। इसको इस तरह लिख सकते हैं, अभिकारक एक तरफ, उत्पाद, ये उत्पाद, ऐसे तीर लगाया जाता है इस तरह, यानी उत्पाद अभिकारक में भी बदल रहा है, अभिकारक उत्पाद में भी। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। और जब उत्पाद जितनी की एक फिक्स अमाउंट अभिकारक में बदल रही हो और अभिकारक की एक फिक्स अमाउंट फिर से उत्पाद बन जा रही हो, तो इसको कहते हैं साम्यावस्था। इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, और जब अभिकारक की निश्चित मात्रा उत्पाद में और उत्पाद की निश्चित मात्रा अभिकारक में ये गति की एक बैलेंस वाली स्थिति बन जाती है, तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। तो ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि साम्यावस्था में निकाय की एंट्रॉपी अधिकतम होती है, निकाय की एंट्रॉपी अधिकतम होती है, क्योंकि उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो अव्यवस्था सबसे ज्यादा होती है, लेकिन डेल्टा एस 0 होता है। एंट्रॉपी तो अधिकतम होती है, लेकिन एंट्रॉपी में परिवर्तन 0 होता है। परिवर्तन क्यों 0 होता है? क्योंकि जितना रिएक्शन की एंट्रॉपी इधर को है उतना इसके उल्टा भी है। तो अगर दोनों को हम परिवर्तन निकालें तो परिवर्तन में घटाया जाता है, तो जितना इधर है उतना इधर है, तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए एंट्रॉपी परिवर्तन 0 है, जबकि एंट्रॉपी अधिकतम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की एंट्रॉपी में वृद्धि तब तक होती है जब तक यह अधिकतम न हो जाए। साम्यावस्था पर एंट्रॉपी में परिवर्तन शून्य होता है।
तो फिर से पढ़िए, कह रहा है हम कह सकते हैं कि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम यानी जो अपने आप चल रहा है की एंट्रॉपी में वृद्धि तब तक होती है जब तक यह अधिकतम न हो जाए, साम्य अवस्था पर एंट्रॉपी में परिवर्तन शून्य होता है। तो ये कह रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है जो अपने आप चल रहा है, तो उसमें तब तक एंट्रॉपी में वृद्धि होती है जब तक वो अधिकतम न हो जाए और साम्य अवस्था के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन 0 होता है। चूंकि एंट्रॉपी एक अव्यवस्थित गुण है या अव्यवस्था गुण है, अतः एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान हम एंट्रॉपी परिवर्तन की गणना निम्नलिखित समीकरण से कर सकते हैं। तो डेल्टा या सिस्टम इक्वल टू क्यू सिस्टम कामा सराउंडिंग लिखा है, यानी सिस्टम और क्यू सिस्टम रिवर्सिबल लिखा है, सराउंडिंग नहीं। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही हो तो उस समय हमें अगर किसी निकाय की एंट्रॉपी निकालना है तो क्यू सिस्टम रिवर्सिबल प्रक्रिया में यानी उत्क्रमणीय प्रक्रिया में अपान टी होता है। तो इसको भी बाक्स में बंद कर लीजिए, अभी पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कह रहा है हम जानते हैं कि समतापीय परिस्थितियों में उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा यू 0 होता है। समतापीय प्रक्रम के लिए अब देखिए ताप समान है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब जब ताप समान है Q प्लस W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा PV कह सकते हैं कि मतलब किसी का भी परिवर्तन हो सकता है, या Q प्लस डेल्टा NG मतलब गैस के अणु और RT होता है ये। तो कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि समतापीय परिस्थितियों में उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा यू का मान 0 होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा यू का मान 0 होता है। ये हमको बता रहा है कि ऐसा होता है, परंतु कह रहा है कि डेल्टा एस टोटल अर्थात डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी निकाय और परिवेश दोनों का जो एंट्रॉपी है उसमें परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए शून्य नहीं है। अगर अनुत्क्रमणीय है तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू शून्य नहीं है। इस प्रकार डेल्टा यू अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय प्रक्रम में विभेद नहीं करती है, जबकि डेल्टा एस विभेद करती है। इसको पूरे को अंडरलाइन कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि डेल्टा यू उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों स्थितियों में अगर ताप समान है तो 0 होता है, लेकिन जो है डेल्टा एस जो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए शून्य नहीं है। आप देखिए डेल्टा यू शून्य क्यों है भाई, जाहिर सी बात है कि समतापीय प्रक्रम में तो टी 0 हो जाएगा। ये टी समतापीय है मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डब्ल्यू डेल्टा पीवी है यानी आयतन जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तापमान निश्चित है। तो तापमान जब निश्चित रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा भी 0 हो जाएगा। बचा क्यू। अब जब ताप समान है तो ऊष्मा भी इधर से उधर नहीं जाएगी, तो क्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए डेल्टा यू का मान 0 हो जाता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो इसलिए उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए एक ये जो परिवर्तन की बात हो रही है तो उसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि अभी तक हम जितनी भी बात देख रहे हैं सब विलगित निकाय के लिए है। तो विलगित निकाय में तो बाहर से ऊष्मा या द्रव्यमान
अंदर बाहर आ जा सकता ही नहीं। रिएक्शन अंदर चाहे उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय हो, तो जब अंदर बाहर आ जा ही नहीं सकता है तो डेल्टा यू 0 होगा, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा ही नहीं। तो इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W, Q छोटा लिखा जाता है। तो जब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू Q, यहाँ पर हमने बड़ा लिख दिया है, छोटा मानी, प्लस W की जगह डेल्टा PV हो जाएगा, या इसी को Q प्लस डेल्टा NGRT लिख सकते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये गैस के हैं, ये T कांस्टेंट है। जब T कांस्टेंट हो जाएगा तो जैसे बात है कि तापमान कांस्टेंट होगा, तो PV इक्वल टू nRT होता है, T होता है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये भी कांस्टेंट है, और ये तो मोल है, मोल तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब कांस्टेंट होगा तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा इतना 0 हो जाएगा, ये चीज़ W। अब इसको देखते हैं। तो इसको देखें तो एक जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, विलगित निकाय होते हैं, तो उसमें ऊष्मा अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, ना द्रव्यमान अंदर बाहर आ जा सकता है। तो Q भी हमारा 0 हो जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो डेल्टा यू भी हमारा 0 हो जाएगा। तो विलगित निकाय के लिए उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय कोई भी अभिक्रिया हो तो डेल्टा यू 0 होगा। तो इस प्रकार से इसको समझना। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा ये उदाहरण। तो देखिए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रॉपी बढ़ती है। एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए ठोस अवस्था में परिवर्तन के कारण अणु व्यवस्थित होते हैं। हमने आपको बताया था कि गैस की एंट्रॉपी सबसे ज़्यादा होती है, ठोस की सबसे कम होती है, क्योंकि ठोस में अणु सबसे व्यवस्थित होते हैं। तो ठोस अवस्था में परिवर्तन होने के कारण अणु व्यवस्थित अवस्था प्राप्त करते हैं, अतः एंट्रॉपी घटेगी। आगे क्या कह रहा है, एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया जाए। क्रिस्टलीय ठोस है, अब देखिए तापमान बढ़ रहा है, तो ताप 0 डिग्री केल्विन मतलब 0 केल्विन पर सभी अणु स्थिर होते हैं। 0 केल्विन पर ध्यान रखिए कि सभी अणु स्थिर होते हैं, अतः एंट्रॉपी न्यूनतम होगी। यदि ताप 115 केल्विन तक बढ़ाया जाए तब अणु गति आरंभ कर देते हैं एवं अपनी साम्य अवस्था में से दोलन करते हैं। यानी जो मध्य बिंदु होगा, तो जैसे पेंडुलम लटका दे तो ऐसे ऐसे दोलन करता है, तो अणु भी साम्य अवस्था के इधर उधर दोलन करते हैं और निकाय अधिक अव्यवस्थित हो जाता है, अतः एंट्रॉपी बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाने पर एंट्रॉपी बढ़ेगी, जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, ये रिएक्शन दी है, अब पूछा है कि एंट्रॉपी बढ़ेगी कि घटेगी। तो एक अणु है, इससे 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए ठोस था, ठोस से गैसें बन रही हैं, तो वही कह रहा है कि अभिकारक NaHCO3 ठोस है एवं इसकी एंट्रॉपी कम है। उत्पाद में एक ठोस और 2 गैसें हैं, जैसा भी हमने देखा, अतः उत्पाद उच्च एंट्रॉपी की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एंट्रॉपी बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि ठोस से ठोस और गैसें भी बन रही हैं, तो गैस बनेगी तो एंट्रॉपी बढ़ेगी। अब देखिए हिंदी वाले में चौथा लिखना भूल गया है कि ये एक हाइड्रोजन का अणु है, उससे 2 परमाणु बन गए हैं, यानी संख्या बढ़ गई है दोनों गैस ही। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखना भूल गया है चौथा लिखना भूल गया, तो हम हिंदी में अणु से परमाणु बन रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है।
एक हाइड्रोजन अणु था H2, उससे 2H बन रहे हैं टूट करके। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ एक अणु 2 परमाणु देता है, अर्थात कणों की संख्या बढ़ती है जो अधिक अव्यवस्था की ओर ले जाती है। H परमाणुओं के 2 मोल हाइड्रोजन अणु के 1 मोल की तुलना में अधिक एंट्रापी रखते हैं। तो कणों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए एंट्रापी बढ़ जाएगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए तो सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6.11 है, कह रहा है लोहे के ऑक्सीकरण 4Fe ठोस प्लस 3O2 गैस गिव्स 2Fe3Fe2O3 ठोस। ये लोहे का ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन है। तो एंट्रापी परिवर्तन -549.2 जूल पर केल्विन पर मोल है। 298 केल्विन ताप पर इस अभिक्रिया में एंट्रापी परिवर्तन ऋणात्मक होने के उपरांत भी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित क्यों है? इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा RH0 यानी अभिक्रिया की मानक ऊष्मा या अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी कितना है? -1648 × 10⁻³ जूल प्रति मोल है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तता तो डेल्टा S टोटल = डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग के आधार पर होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी अभिक्रिया की पूरी एंट्रापी मतलब निकाय की एंट्रापी प्लस जो जिसको सराउंडिंग कहते हैं उसकी एंट्रापी, परिवेश यानी। तो डेल्टा S सराउंडिंग की गणना के लिए हमें परिवेश द्वारा अवशोषित ऊष्मा पर विचार करना होगा। तो देखिए सराउंडिंग का मतलब परिवेश, तो अगर ऊष्मा को अवशोषित करेगा परिवेश तो निकाय की ऊष्मा कम होगी। तो वही कह रहा है कि डेल्टा S सराउंडिंग की गणना के लिए हमें परिवेश द्वारा अवशोषित ऊष्मा पर विचार करना होगा, जो -ΔRH0 के तुल्य है। देखिए -ΔRH0 मतलब निकाय में जब कमी होती है तो ऋण चिन्ह आता है, मतलब इतना ही परिवेश में चली गई। तो T ताप पर परिवेश के एंट्रापी में परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा S सराउंडिंग = -ΔRH0/T। स्थिर दाब पर ध्यान दीजिए, ताप परिवर्तन की बात हो रही तो दाब स्थिर रहेगा। तो ये आ गया -ΔRH0 हमको दिया है -1648 × 10⁻³ जूल प्रति मोल। ये किलो जूल में था तो जूल में बदलने के लिए 3 का गुणा कर दिया 10⁻³ ताप में परिवर्तन 298 केल्विन है, तो ये आ गया 5530 जूल पर केल्विन पर मोल। अतः अभिक्रिया के लिए कुल एंट्रापी परिवर्तन कितना हो गया? डेल्टा S टोटल = अभिक्रिया के लिए तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो सिस्टम की ये निकल के आई और सराउंडिंग की हमको दिया है। ये देखिए एंट्रापी परिवर्तन दिया है -549.4 जूल पर केल्विन। अब ये माइनस में है, मतलब निकाय में कमी हुई है, तो गई कहाँ? परिवेश में ही जाएगी। तो ये परिवेश या सराउंडिंग की है। तो इसलिए देखें निकालने के लिए ये जो हुआ एंट्रापी में परिवर्तन, ये डेल्टा S सराउंडिंग, तो ये निकल के आया ये, अब प्लस इतना आ गई है तो चिन्ह सहित उसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4980.6 जूल पर केल्विन पर मोल। इससे प्रकट होता है कि अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है। स्वतः प्रवर्तित है क्योंकि डेल्टा S टोटल घट रहा, इतने से घट रहा, इसका मतलब अभिक्रिया इधर जाएगी जब तक अव्यवस्था और नहीं हो जाएगी। अधिकतम अव्यवस्था तक अभिक्रिया चलती है। तो पहले देखिए फार्मूला लगाया डेल्टा S सराउंडिंग का -ΔRH0/T स्थिर दाब पर, जो हमको ये दिया गया ΔRH0, तो ये लगा करके सराउंडिंग में एंट्रापी में परिवर्तन निकाल लिया। अब अभिक्रिया की कुल एंट्रापी तो डेल्टा RS टोटल के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये जो है जो ये सराउंडिंग का है, ये इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। डेल्टा S सराउंडिंग देखिए इतना है एट कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब पर, तो ये आ गया इतना। अब देखिए ये जो ऊष्मा है अभिक्रिया में इतना एंट्रापी में परिवर्तन हुआ,
और माइनस में है, इसका मतलब ये निकाय से निकाल के परिवेश में चली गई, तो परिवेश में इतना जोड़ दीजिए, या टोटल में ये पूरा जुड़ेगा जो सराउंडिंग में आया है और जो सराउंडिंग में और गया है। सराउंडिंग में गया हो या ये कहें कि निकाय के ऊष्मा में कमी हुई है, तो ये आ गया पूरा 4980.6 जूल पर केल्विन पर मोल। इससे प्रकट होता है कि अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है। क्योंकि पहले देखिए ऊष्मा इतनी थी और अब इतनी हो गई है, इससे प्रकट होता है कि अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है, यानी अपने आप चल रही है। तो देखिए इस बात का उत्तर मिल गया कि इस प्रक्रिया में एंट्रॉपी परिवर्तन ऋणात्मक होने के उपरांत भी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित क्यों है, क्योंकि टोटल जो है वो धनात्मक है, टोटल हमारा धनात्मक आया है, इसलिए स्वतः हो रही है। अब आगे आ जाता है गिब्स ऊर्जा एवं स्वतः प्रवर्तिता। इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।